सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस। इनटेक्स्ट की बात करी जाए तो इनटेक्स्ट से आपको सवाल मिल सकता है आपकी सीबीएसई में, टर्म 1 में, आईसीएसई में, रीजनल बोर्ड में भी आपको उसका सवाल मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। उसके अलावा आपको प्री मेडिकल के एग्जाम में या फिर आईआईटी जेईई के एग्जाम में भी कोई ना कोई छोटी मोटी क्वेरी दिख ही जाएगी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए इसमें आज हम लोग 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी बोर्ड पे 3 ही है, चौथा वाला थोड़ी देर में एकदम प्रकट हो जाएगा। तो देखिए पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जो है ना, ये ज़रा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बात को समझाने के लिए कि कौन सा सॉलिड एमॉर्फस है और कौन सा सॉलिड क्रिस्टलाइन है। तो एनसीईआरटी वालों ने कम से कम अपने को दिया है 2 पेज डेटा, पेड़ भर के डेटा दिया हुआ है सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कि कौन से सॉलिड्स क्रिस्टलाइन है, कौन से एमॉर्फस हैं। और उसके बाद इन टेक्स्ट में क्वेश्चन भी पूछा है कि मेरे पास ये लिस्ट है कंपाउंड्स की, पॉलीयूरिथेन, नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सेलोफेन है, पीवीसी है, फाइबर ग्लास और कॉपर। इनमें से कौन क्रिस्टलाइन है और कौन एमॉर्फस है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मोटी मोटी बात यह है कि अगर आपके पास प्लास्टिक है, अगर आपके पास ग्लास है, और अगर आपके पास भूल गए एक और था, रबर। हाँ, अगर इन तीनों में से कोई भी आपको दिख रहा है तो पक्की बात है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है हमारा एमॉर्फस। क्या होगा वो? एमॉर्फस हो जाएगा। उसके अलावा बचे कुचे क्या हो जाएंगे? क्रिस्टलाइन हो जाएंगे। या अगर आपको उसके क्रिस्टल्स कहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं, बस आप रबर, प्लास्टिक और ग्लास को अलग कर दीजिए। उसके अलावा एक बात और भी है, देखिए जितने पॉलीमर्स हैं मोस्ट ऑफ देम आपके किधर जाने वाले हैं? एमॉर्फस की तरफ जाने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, नीचे से चालू करते हैं। देखिए पहले दिया हुआ है कॉपर के बारे में। कॉपर को अगर आप देखेंगे तो फिर कुछ कहना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है। मेटल्स जितने आने वाले हैं वो क्रिस्टलाइन में जाएंगे, तो फिर कॉपर हमारा क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइन हो जाएगा। पहला वाला तो डन हो गया। सेकंड वाले की बात करी जाए तो आपको दिख रहा है फाइबर ग्लास। देखिए ग्लास एमॉर्फस, तो कुछ नहीं सोचना है, फाइबर ग्लास हमारा क्या हो जाएगा? एमॉर्फस हो जाएगा। उसके बाद है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए पॉलीमर है ये, कुछ नहीं सोचना है, पीवीसी भी हमारा क्या हो जाएगा? एमॉर्फस हो जाएगा। नो टेंशन एट ऑल। उसके बाद हमारे पास अगला मसला है सेलोफेन। ये भी आपका पॉलीमर है, तो फिर पॉलीमर्स जितने होंगे वो एमॉर्फस में जाएंगे, तो सेलोफेन भी हमारा एमॉर्फस में चला गया। अब बात आती है पोटेशियम नाइट्रेट की, KNO3 की। देखिए अगर कोई आयनिक सॉलिड, भाई KNO3 आपने देखा है K+ होता है, NO3- होता है, तो अगर आयनिक सॉलिड कोई मिल रहा है बच्चों तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जाएगा क्रिस्टलाइन की तरफ। तो ये जो हमारा होगा ना, ये हो जाएगा क्रिस्टलाइन। में शॉर्ट में क्रिस्ट लिखे दे रहा हूँ। फिर उसके बाद बात करते हैं टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन भी हमारा पॉलीमर है। टेफ्लॉन क्या है? पॉलीमर CF2 का। कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया फ्लोरिनेटेड पॉलीमर के बारे में ज़रा बताइए, तो फिर आंसर क्या होता है? टेफ्लॉन होता है। इसके अंदर फ्लोरीन होता है। फॉर्मूला या मतलब जो मोनोमर रहता है वो ऐसे रहता है, CF2। ये होता है हमारा टेफ्लॉन, जो कि किस कैटेगरी में है भाई साहब? इधर पॉलीमर की कैटेगरी में है, और पॉलीमर हमारे आते हैं एमॉर्फस की कैटेगरी में, लिहाजा टेफ्लॉन भी क्या हो जाएगा? एमॉर्फस हो जाएगा। बेंजोइक एसिड की बात करें तो ये आएगा क्रिस्टलाइन में। बेंजोइक एसिड हमारा क्या है? क्रिस्टलाइन है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। सेम केस चलता है हमारे नैप्थलीन का, ये भी क्रिस्टलाइन है क्योंकि इसका भी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से उन्होंने टेबल बना के इसको समझाया है कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है वो क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिर आते पॉलीयूरिथेन, अगेन ये भी एक पॉलीमर है। तो पॉलीमर जितने हैं वो सब एमॉर्फस की तरफ जाने वाले हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एमॉर्फस हो जाएगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी थी एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड की हमारे एनसीईआरटी में। अब मसला हमारे पास ये आता है कि कुछ छोटे छोटे सवाल भी हैं, तो छोटे छोटे सवालों के लिए पहले थोड़ी सी छोटी छोटी जगह बनानी पड़ेगी। तो छोटी छोटी जगह बनाई जाएगी। स्वच्छ भारत करते हैं पहले तो अपन लोग। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा पहले से। फिर अब इधर आते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब सॉलिड रिजिड क्यों है, ठोस क्यों है, इस पर चर्चा करी जाए। वाई सॉलिड्स आर रिजिड? तो सॉलिड्स रिजिड ठोस इसलिए हैं क्योंकि इनमें मूवमेंट करने की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है, ज़रा भी नहीं है, हिल नहीं सकते, नो फ्री मूवमेंट। भाई जब कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है, कोई पार्टिकल्स मूव नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा मूव ना करने की वजह क्या है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। इनमें अट्रैक्शन फोर्स बड़े ही ज़बरदस्त हैं। क्या है इनमें? अट्रैक्शन फोर्स बड़े ही ज़बरदस्त हैं। तो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से ऐसे 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 आके जुड़ गए हैं, ठीक है ना। तो जब मूव नहीं करेंगे, पार्टिकल्स एक जगह पे फिक्स रहेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो रिजिड हो जाएगा, ठोस हो जाएगा।
अगर पार्टिकल्स मूव करने की टेंडेंसी रखते बेटा तो लिक्विड भी हो सकता था, और अगर काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती तो गैस हो जाता। लेकिन सॉलिड्स में क्या है, रिजिड रहेंगे, एकदम ठोस रहेंगे। तो ये हो गया हमारा सॉलिड्स रिजिड क्यों है, क्योंकि इनमें पार्टिकल्स के पास मोशन करने की टेंडेंसी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सॉलिड्स के पास ये डेफिनेट वॉल्यूम का क्या चक्कर है, वॉल्यूम क्यों डेफिनेट है। तो देखिए इसकी अगर बात करी जाए तो अभी ऊपर बताया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड्स में काफ़ी ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है हमारे सॉलिड में, टू मच है, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो अच्छा बनाता हूँ यार, एक सेकंड, कलर चेंज कर दे। देखो ये रेड वाले से देखो, ऐसे पार्टिकल्स हैं ऐसे करके, तो इनके बीच की जो जगह होती है ना उसको अपन लोग बोलते हैं क्या, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस बोल देता हूँ। तो देखो ये इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, फिक्स है। इवन अगर आप इसमें प्रेशर को बढ़ा देते हो, प्रेशर जो है आपको उसको बढ़ा दो या आप प्रेशर को घटा दो, तो भी ये इंटर पार्टिकल स्पेस क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो जब पार्टिकल्स के बीच का स्पेस ही नहीं बदल रहा है तो वॉल्यूम में कोई चेंज थोड़ी आएगा। जब तक पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग नहीं बदलेगी तब तक हमारी वॉल्यूम डेफिनेट रहेगी। तो आपको अपने एग्जामिनर को यही बताना है कि इनमें जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो फिक्स है, चाहे आप प्रेशर बढ़ाएं चाहे प्रेशर घटाएं, इंटर पार्टिकल फेज मतलब जो स्पेस है वो फिक्स क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत 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 ज़्यादा है। इस कारणवश क्या होगा, हमारे पास ये डेफिनेट वॉल्यूम को दिखाएंगे। अब इसके बाद एनसीईआरटी में यार एक क्वेश्चन और है, उस पर आ नहीं पाया था, अब दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा आ जाओ भाई, ये तो अब आपको यहाँ पे दिखेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज, हाँ भाई बढ़िया, आ जाओ भाई। हाँ ये कह रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग दी ऑल डायरेक्शंस। तो इसको यार समझाने के लिए थोड़ी पहले जगह बना देता हूँ मैं, तो इसको हटाते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सारे डायरेक्शन से आप माप रहे हो, वो क्या आ रही है, हर डायरेक्शन से। मान लेते हैं एक डायरेक्शन D1 है, एक D2 है, एक D3 है, वो क्या वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है हर बार। अब आपको ये जज करना है कि इस सॉलिड का नेचर क्या है, सॉलिड का नेचर हमें बताना है और हमें बताना है इसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी भी बतानी है। चलिए तो अब इस पर डिस्कशन करते हैं कि अगर हमारा जो सॉलिड है उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग डायरेक्शन से, देखिए मैंने D1 ले लिया, D2 ले लिया, D3 ले लिया, सेम आ जाए, तो फिर सॉलिड का नेचर क्या होगा और उसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होने वाली है। तो इसको देखो यार समझाते हैं ऐसे यार, इसको मतलब कन्फ्यूजन ना रहे। तो याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आप समझ लीजिए, कैन में C का मतलब है क्रिस्टलाइन और N का मतलब है एन आइसोट्रॉपिक। तो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे वो बेटा नेचर में कैसे होंगे, एन आइसोट्रॉपिक होंगे। कौन से वाले, क्रिस्टलाइन वाले हमारे कैसे होंगे, एन आइसोट्रॉपिक रहेंगे। और जो दूसरे वाले हमारे होंगे, कौन से वाले, दूसरे हमारे हैं, क्या नाम था भूल गए, अरे दूसरे वाले वो एमॉर्फस वाले। तो जो एमॉर्फस होंगे वो होंगे आइसोट्रॉपिक। तो एमॉर्फस हमारे क्या होने वाले हैं, आइसोट्रॉपिक होने वाले हैं। देखिए आइसो वर्ड की मीनिंग ही क्या होती है, सेम। आइसो की मीनिंग क्या होती है, सेम, यानी कि सेम प्रॉपर्टी आएगी सब डायरेक्शन से। तो यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर निकल के क्या आएगा, एमॉर्फस, ना कि क्रिस्टलाइन। हाँ लेकिन क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, ये बात आपको मुझे बतानी थी। तो इसका आंसर क्या हो गया कि सॉलिड का नेचर क्या है, सॉलिड का नेचर है एमॉर्फस। अब क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो अगर आप इसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी को स्टडी करना चाहते हैं तो एमॉर्फस को आप जैसे ही कट करोगे, क्लीवेज प्रॉपर्टी का मकसद ये है कि जब आप उसको कट करते हैं तो आपको रेगुलर एजेस मिलने वाली हैं या इर्रेगुलर एजेस मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर एमॉर्फस है तो आपको इर्रेगुलर एजेस मिलने वाली हैं, इर्रेगुलर एजेस कह सकते हैं या इर्रेगुलर सरफेस कह सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है। तो जब इर्रेगुलर सरफेस, इर्रेगुलर एजेस आपको मिलेंगी बच्चों, तो फिर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो क्लीवेज प्रॉपर्टी है वो ना ही के बराबर है, नो है।
अगर आपको येस और नो में से ही सेलेक्ट करना है तो मेरी समझ से आप नो पे चले जाइएगा। क्लीवेज प्रॉपर्टी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्लीवेज करने के बाद आपको पार्टिकल्स आइडेंटिकल नहीं मिलेंगे, इररेगुलर एजेस मिलेंगी, इररेगुलर सरफेस मिलेंगी। सो ये 4 क्वेश्चन थे हमारे एनसीईआरटी के। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे की टेक्स्ट क्वेरी, और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग क्या नाम था, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को 1 बाय 1। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू लव द वीडियो।